नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। और हमारी टीम द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप भली भांति देखिए, पूरा देखिए। वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो हमारी टीम द्वारा लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से, क्योंकि जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए ये चीज़ बतानी अति आवश्यक है। सुबह 8 बजे हमारी टीम द्वारा विज्ञान विषय का वीडियो अपलोड किया जाता है और उसके बाद 10 बजे रीड साइंस का एक दिन, गणित का एक दिन, विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है और उसके जस्ट बाद में 11 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है और 3 बजे मनोविज्ञान साइकोलॉजी का वीडियो हमारी टीम द्वारा लगातार अपलोड किया जा रहा है। तो आपके द्वारा जो वीडियो देखे जाते हैं उससे हमें बड़ा उत्साह मिलता है और खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत काम आ रही है, आप देख रहे हैं और वीडियो पसंद कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक बटन आता है, उसे लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ताकि हमें हमारा जो काम करने का उत्साह है वो लगातार बना रहे इसी प्रकार से। और इस जो वीडियो के अंदर, साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर अपने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, आप पहले से विदित हो। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें। एक तो अमल व क्षार वाला चैप्टर अपने पूरा हो चुका है और ये किसके अलावा कार्बन व उसके यौगिक 2 चैप्टर अपने पूरा हो गए हैं, 2 चैप्टर पूरा कर लिए गए हैं। तो अब जो अगला चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर, वो भोजन और मानव स्वास्थ्य पर आधारित है, जिसका भाग नंबर 3 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पार्ट नंबर 3 है आज जो अपने अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आप जो पहले पढ़ के आए उन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ा है। पहले पार्ट के अंदर अपने जो पढ़ा था, विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन में कौन कौन से प्रमुख स्रोत होते हैं, क्या क्या स्रोत उसमें पाए जाते हैं, किस किस से वो निर्मित होते हैं, कौन कौन से रोग उनसे होते हैं, क्या उनके लक्षण है, ये चीज़ पढ़ी थी। दूसरे वीडियो में मुख्य रूप से खनिज और उनके तत्व और उनके स्रोत और वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये चीज़ मुख्य रूप से पढ़ी थी। और प्रोटीन कुपोषण पर भी उसमें अपने अध्ययन किया था। और आज जो जिस भाग को, तीसरे भाग को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, उसमें अपने अध्ययन करेंगे पीने योग्य जो जल होता है, अपने पीने लायक जो पानी होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अब बच्चों आप जानते हो कि पीने लायक पानी किस प्रकार का होना चाहिए जिससे हमें कोई भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ये चीज़ आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हो, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने एक बार और देखेंगे। और इस चैप्टर में इसी प्रकार के नॉर्मल चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन किए जाते हैं। 4 नंबर का ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो इनका अपने अध्ययन करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग मैंने लगा रखी है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि वीडियो जो अपलोड किया जाता है हमें भी टाइम कम लगे, क्योंकि हमें भी कई टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में। तो वीडियो छोटे ही बना पाते हैं हम, आपके लिए ज़्यादा बड़े नहीं बना पाते हैं। तो मैंने ये पहले से जो इसका मैटर है वो नोट करके रखा है ताकि टाइम कम लगे और आपको आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। और यदि मैं साथ साथ में नोट करूँगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और आपको भी उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पहला देखो, पीने योग्य जल के जो गुण है, मैंने यहाँ हेडिंग लगा के रखी है, ऊपर आप देख पा रहे हो। इसका पहला पॉइंट है बच्चों कि जल में अशुद्धियां नहीं हो, जल के अंदर अशुद्धियों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो जो पीने योग्य पानी होता है उसमें अशुद्धियों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हो कि आजकल के पानी में कितनी अशुद्धियां आती हैं। जैसे अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अंतर्गत जैसे ही लॉकडाउन किया गया तो जो हमारी नदियां हैं, जो तालाब हैं, वो सारे के सारे एकदम क्योर हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए, क्योंकि उनमें कोई, जब लोग बाग वहाँ नहीं जाएंगे, व्यक्ति नहीं जाएंगे, तो उसमें कोई प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होगी। तो आप जानते हो कि नदियों में जैसे थैलियाँ हैं, गंदा कूड़ा कचरा है, वो बहा करके आगे आगे लाया जाता है, जिससे वही पानी फिर जो नहरें हैं वो पीने को हमें मिलता है। तो जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे रोग भी हमें हो जाते हैं। उन बीमारियों से, जो ऐसे रोग हो जाते हैं जो बहुत ही गहरे रोग होते हैं, जो आसानी से उनसे छुटकारा पाना
सुलभ नहीं होता है, दुर्लभ हो जाता है, हमें उससे छुटकारा प्राप्त करना। तो जल में अशुद्धियां नहीं हो, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो कि लोग बाग जो हैं वो नदियों के किनारे, पहले भी ऐसा होता था, आज भी होता है, कपड़े धोते हैं या और प्रकार की कई अशुद्धियां फैलाते हैं, ठीक है। और जो पशु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो भी उसके किनारे नहाते रहते हैं, तो वो पानी के अंदर सारी की सारी अशुद्धियां उसमें घुल जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और जो अनजान लोग होते हैं, जो अनभिज्ञ होते हैं, उसी पानी को पी लेते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती है वो उस पानी के अंदर घुल जाती हैं, और जिससे व्यक्ति को भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये पहला पॉइंट था, जल में अशुद्धियां नहीं हो, यानी जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, और भी जो अन्य प्रकार की अशुद्धियां वो भी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है, जल का पीएच मान नियंत्रित हो। जल का पीएच मान, पीएच आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें पीएच का जिक्र किया गया है। पीएच का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये आप पढ़ के आए हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पुषांश याद होगा आपको अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में, पीएच क्या चीज है। तो जल का पीएच मान नियंत्रित होना चाहिए। अब आपको पता है पीएच नियंत्रित नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको याद है ना। देखो ध्यान करो, पीएच क्या चीज बताता है, थोड़ा आपको रिपीट भी हो जाएगा। पीएच क्या चीज बताता है, बताओ। पीएच बताता है अम्लीयता और क्षारीयता का जो पैमाना होता है उसको मापने वाला ये एक स्केल है। अम्लीयता और क्षारीयता को मापने वाला एक क्या है, स्केल है, जिसमें कहां से लेकर कहां तक पैमाना होता है, बताओ। 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक इसमें पैमाना होता है। और बीच में 7 जो वैल्यू है वो उदासीन होती है, उसमें न तो अम्ल आते हैं और न ही क्या आते हैं, क्षार आते हैं। बाकी वे पूरा अध्ययन अपने विस्तार से कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। और मैं थोड़ा आपको रिपीट हो जाए, आपको थोड़ी याददाश्त पर आप जोर डालो कि क्या पढ़ा था, इसके लिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो जल का पीएच मान बच्चों नियंत्रित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कम ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो या बिल्कुल कम हो तो भी वो मैटर गड़बड़ा जाता है। एकदम फिक्स लेवल का होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। अगला देखो, तीसरा, पीने योग्य जो जल होता है उसमें भरपूर मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। पीने योग्य पानी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, जिससे अपने को क्या है, अब ऑक्सीजन आपको पता है क्या क्या काम आती है। ऑक्सीजन अपने श्वसन में सहायक है, होती है ना, तो ऑक्सीजन श्वसन में सहायक, और पीने योग्य जल में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो हमें किसी प्रकार के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपने श्वसन क्रिया में भी लाभप्रद रहेगा और वो पानी पीने में भी अपने को अच्छा लगेगा, और कोई प्रकार के रोग अपने को नहीं होंगे, और वो हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो पीने योग्य जो पानी होता है उसमें भरपूर मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, 4 नंबर जो पॉइंट है, 3 पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट है, उस पीने योग्य जल में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया न हो, किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु उस पानी के अंदर न होने चाहिए। अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, आप कल आपको पता है विज्ञान में बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीवों का वर्णन होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव न हो, यानी पानी एकदम शुद्ध हो और उसमें अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। आपको पता है कि खाने पीने की चीज के अंदर ध्यान रखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने जैसे आप देखते हो, जैसे अपने खाना खाते हैं तो ऐसे थोड़ी उसमें कुछ भी पड़ा और अपने खा लेते हैं, कितना ध्यान से खाते हैं। पीने योग्य पानी को भी बहुत देख करके पीना चाहिए, ऐसे नहीं अपने जैसे कई बार रात में सीधा ही पानी पी लेते हैं तो उसमें अपने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसे अपने को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई जानवर उसके अंदर नहीं पड़ा है या कोई छोटा मोटा कीट उसके अंदर नहीं पड़ा है, कोई सूक्ष्म जीव उसके अंदर उपस्थित नहीं है। तो ये पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, सूक्ष्म जीव उसमें नहीं होने चाहिए। बात आ गई समझ में। तो ये हुए बच्चों 4 पॉइंट। अब मैंने आपको इसको विस्तार से भी बता दिया है वर्णन, ताकि आप इसको आसानी से बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे लिखना है, जैसे ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, यदि 1 नंबर का आ गया तो आपको इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आधे आधे नंबर के पॉइंट बन रहे हैं ये, ठीक है ना। ये आधा का हो गया 2 और ये आधे के हो गया 1 नंबर का हो गया। लेकिन मान लो 2 नंबर का आ गया तो आपको इसमें थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा। सूक्ष्म जीव न हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उससे क्या क्या फायदे रहते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, वैसे वाक्य मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो
अब उसे जो शुद्ध जल होते हैं उसको पीने से क्या क्या लाभ होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा कि पीने योग्य जल के गुण क्या होते हैं, वो पढ़ लिए, तो ये 4 पॉइंट जो मैंने यहाँ बताए वो गुण आ गए। अब देखो शुद्ध जल पीने के लाभ क्या होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं वो देखो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि यह संपूर्ण उपापचय क्रियाएं पूर्ण करता है। यानी जब जो पीने योग्य जल है वो शुद्ध पानी पिएंगे तो उस शुद्ध जल पीने से क्या लाभ होता है कि संपूर्ण उपापचय क्रियाएं पूर्ण होती है इससे। तो ये संपूर्ण प्रकार की जो अपने शारीरिक जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उन्हें ये पूरा करता है, पूर्ण करता है। तो सभी प्रकार की या संपूर्ण उपापचय क्रियाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, शुद्ध जल पीने से, भरपूर पानी पीने से या शुद्ध जल पीने से, पानी शुद्ध होना चाहिए तो क्लियर हो गया। अब भरपूर पानी पिएंगे, यानी आपको देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने को दिन में, क्योंकि हमारा शरीर वो ऑलमोस्ट पानी का ही बना होता है, ज्यादा मात्रा में इसमें पानी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और पानी से ये ज्यादातर निर्मित होता है। तो भरपूर मात्रा में पानी ही अपने को पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर क्या रहे, हष्टपुष्ट रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे उसके साथ साथ, ठीक है ना। दोनों तीनों चीज उसके अंदर विद्यमान हो, ठीक है। तो भरपूर पानी पीने से अंदर बनने वाले जहरीले पदार्थ बाहर आ जाते हैं। यानी बच्चों अपने शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड बनते हैं, ऐसे केमिकलों का निर्माण होता है जो पानी ज्यादा पिएंगे तो वो क्या है, बाहर आ जाते हैं, अपने शरीर से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भरपूर पानी पीने से शरीर के अंदर बनने वाले जहरीले पदार्थ बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपने शरीर की जांच करवाते हैं, अपने ब्लड की जांच करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ भी बन जाते हैं जो खून की जांच करते हैं उसमें क्लियरली उसको बताया जाता है, ठीक है। जैसे एसिड बनते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो बाहर आ जाते हैं, तो वो पेशाब के साथ जो ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे वो बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने से वो पेशाब की मात्रा के साथ ही क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो भरपूर पानी पीने से ये भी फायदा होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे यूरिक एसिड होता है, जैसे दूसरे के अंदर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा आपको। यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड ये अपने शरीर में जैसे ऐंठन पैदा करता है एक प्रकार से, ठीक है ना। जैसे ज्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे तो दर्द होने लगता है पैरों में और जैसे यहाँ कमर पे, तो ये ऐंठन यूरिक एसिड पैदा करता है। तो ज्यादा पानी पिएंगे तो ये यूरिक एसिड पेशाब के साथ बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर द्वारा, ठीक है। और पानी कम पिएंगे तो ये शरीर में ही रहेगा, शरीर में रहेगा तो अलग अलग प्रकार के नुकसान करेगा, अलग अलग प्रकार की क्षतियां हमको झेलनी पड़ेंगी और हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि एक प्रकार का अम्ल होता है, ये तेजाब के रूप में काम करता है। तो ये यूरिक एसिड भरपूर पानी पीने से बच्चों हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक प्रकार का अवांछित पदार्थ होता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है। बात आगे समझ में। अगला देखो, नियमित यानी डेली 8-10 गिलास पानी पीने से व्यक्ति का शरीर चुस्त बना रहता है, चुस्ती रहती है और ऊर्जा आती है, यानी शरीर फुर्तीला रहता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि उदास रहता है या और प्रकार से काम करने की शक्ति नहीं है या हिम्मत नहीं है उसमें। तो नियमित यदि कोई व्यक्ति 8-10 गिलास पानी पीता है तो शरीर चुस्त बना रहता है और उसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी, पावर यानी ऊर्जा आती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो, पानी यदि ज्यादा पिएंगे, ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो शरीर में पथरी नहीं बनती है। जिनके पथरी हो जाती है, फिर आपको पता है पथरी हो जाती है किस किस के, तो पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो वो ऑपरेशन करके ही फिर बाहर निकलवानी पड़ती है। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति बीमार हो जाता है, फिर बाद में कई दिनों तक उसे वैसे ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि आप पानी पियोगे तो ऐसा हो सकता है ऐसा करने की नौबत न आए। तो भरपूर पानी पियोगे तो पथरी क्या है कि देखो छोटे छोटे कणों से मिलकर उसका निर्माण होता है। तो धीरे धीरे आप पानी कम पियोगे तो फिर वो एक जगह इकट्ठा होता होता बड़ा रूप ले लेता है, जैसे चौक का छोटा टुकड़ा है फिर बाद में बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। और पानी पियोगे तो पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है, जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो भरपूर पानी पीने से पथरी नहीं बनती है, एक फायदा ये भी है, ठीक है। अगला देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, इससे बढ़ती है, ठीक है। यानी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति के शरीर पर जल्दी से रोग क्या है, हावी नहीं होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, व्यक्ति की बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अगला देखो, अधिक जल से चर्बी नहीं बढ़ती। यानी व्यक्ति अधिक जल का सेवन करेगा तो चर्बी नहीं बढ़ती है। पानी के साथ जो है वो चर्बी है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा मोटापा है वो बाहर निकलने लगता है, जिससे फिर ज्यादा मात्रा में जो चर्बी है ये मोटापा जमा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अधिक जल के सेवन से चर्बी नहीं बढ़ती है, ठीक है। फिर देखो, अगर आप भरपूर मात्रा में, देखो ये सारे फायदे क्यों हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया अधिकांश अपना जो शरीर है वो जल से ही बना होता है, तो सर्दी जुकाम भी नहीं होती है। देखो कितने फायदे हैं, अधिक जल के सेवन से सर्दी जुकाम या अन्य बहुत प्रकार के रोग हैं वो इसी से क्लियर हो जाते हैं, इसी से उनका समाधान हो जाता है। तो अधिक जल पीने से सर्दी जुकाम भी बच्चों नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो अपने 7 पॉइंट पढ़े, शुद्ध जल पीने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छी तरीके से तैयार भी करोगे। तो छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आप वैसे लिख सकते हो, वरना बड़े रूप में पूछा जाए तो आप इनको बढ़ाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला, अशुद्ध जल के दुष्प्रभाव। अशुद्ध जल पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, अशुद्ध पानी पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो देखो। तो अशुद्ध जल पीने से आपको पता है, अभी मैंने अपने ऊपर शुद्ध जल का पीने का जिक्र किया कि शुद्ध पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उसमें, वो पढ़े, ठीक है। अशुद्ध जल पीने से बच्चों वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव के रूप में होता है, ये शरीर में चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं। अलग अलग प्रकार के वायरस, जीवाणु या कई प्रकार के विषाणु शरीर में चले जाते हैं, जो शरीर को अब पता है एक्स्ट्रा जो अवांछित चीजें शरीर में जाएंगी तो नुकसान ही पहुंचाएंगी, तो ये शरीर में चले जाते हैं। और वायरस क्या करते हैं, वायरस संक्रमण से, वायरस जो है वो संक्रमण से फ्लू, कोलेरा, हैजा, टाइफाइड, ये रोगों के नाम है। यानी अशुद्ध पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ एक प्रश्न बनता है। फ्लू, कोलेरा, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है, ये कई प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड होता है, लेकिन अपने मेन रूप से इसमें हेपेटाइटिस ही लिख सकते हैं। तो अशुद्ध जल पीने से वायरस संक्रमण से फ्लू, कोलेरा, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये बीमारियां इससे हो जाती हैं। अब देखो अपने इस पर आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है कि राजस्थान में एक टाइम में, जो अभी अपने पढ़ रहे थे दूषित पानी वाले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो राजस्थान में एक टाइम में बाला व नारू रोग, ये 2 रोग बहुत ज्यादा फैले थे, लगभग सन 2000 के आसपास, ठीक है। तो बाला व नारू रोग बहुत ज्यादा फैले थे और राजस्थान में कुछ समय पहले, मतलब जो ये ज्यादा फैलने के कारण, अब फैले तो जो कुछ समय पहले ज्यादा थे, लेकिन इनका एक रोगजनक था, इनका एक रोगजनक था, फैलने का जो कारक था मैंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इस पर, कि देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि जो इससे कौन कौन से मुख्य रोग फैले थे, तो 2 रोग फैले थे, बाला व नारू। बाला व नारू 2 रोग इससे ज्यादा फैले थे। और जो इसमें ये जो नारू है, दूसरा जो है, इसका रोगजनक बच्चों ये रहा, इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये रहा, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस था इसका रोगजनक। इस नाम को आप याद रखना, 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है। तो वैसे ये एक कर्मी का रूप है, यानी ये एक कर्मी के रूप में पाया जाता है। कर्मी यानी ये एक रोगजनक है जो एक कर्मी के रूप में उपस्थित होता है, और इसके रोगजनक का नाम, लेकिन आपको इसमें कर्मी न लिख करके ये रोगजनक ही लिखना है अपने को, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे इसको लिख देते हैं कि हाँ ये कर सकते हो आपकी कर्मी, और ब्रैकेट में ये नाम लिख सकते हो, यानी रोगजनक का मुख्य नाम ये, कृमि नहीं लिखना है आपको सिर्फ इसमें, ठीक है। तो इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नारू रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि है, ठीक है ना, नामक कृमि से ये फैलता है। अब देखो आगे, इसका जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है,
कि इसका मादा कृमि, ठीक है ना, दो, एक तो नर कृमि होता है, एक मादा कृमि होता है, ठीक है। इसका मादा कृमि अपने अंडे किस प्रकार से देता है, परपोषी यानी मनुष्य के शरीर के बाहर, मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देता है, मनुष्य के शरीर के बाहर पानी में कहीं दे दिए। अब जिससे ये व्यक्ति में फैल जाता है, वो पानी जैसे अपने संपर्क में आएगा या अपन ने वो पानी पी लिया तो उससे अपने को ये रोग हो जाता है, ठीक है। बात आगे समझ में, तो इससे नारू रोग फैलता है, बात आगे समझ में। अब देखो, लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सन 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद इसके रोगी बहुत कम मिले हैं। सन 2000 के बाद ये रोग मतलब लगभग कम देखने को मिला है, बहुत ही कम सामने आया है। 2000 के बाद कम सामने आया है, ठीक है ना, कम सामने आया है। 2000 के बाद इसके कम रोगी देखने को मिले, ये रोग बहुत ही कम सामने आया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसके बारे में कि इससे बचने के लिए यदि कोई रोगी है या किसी को ये रोग हो जाता है तो उससे बचने के लिए व्यक्ति को जो पानी है, जो पानी अपने पीते हैं, वो उबाल करके और फिर ठंडा करके और उसके बाद पीना चाहिए। पानी जो उबाल करके, ठंडा करके और छान करके उबाल लो, फिर उसको ठंडा कर लो और फिर उसको छान लो, ठीक है। उसके बाद पीना चाहिए, छान करके पीना चाहिए, ठीक है। और फिर और ज्यादा कैसे फैलता है कि जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, ठीक है, नदियां हैं, तालाब है या कोई और जैसे जलाशय हैं, छोटे मोटे जलाशय हैं, उनके किनारे, जैसे अभी मैंने आपको वर्णन किया था, कपड़े धो लिए या कोई जीव जंतु को नहला दिया, उनकी वजह से ये ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को अपने को अंजाम नहीं देना चाहिए और जो तालाब हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, उनको अपने को स्वच्छ रखना चाहिए। उनको क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बारे में एक स्लोगन भी कहा जाता है कि यदि स्वच्छ जल है तो कल है। ये स्लोगन भी इसके बारे में बताया जाता है कि यदि पानी स्वच्छ है तो ही कल है, यानी आने वाला कल यानी भविष्य अपना क्या होगा, उससे सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसके ऊपर ये कहा गया था कि यदि स्वच्छ जल है तो ही कल है। ये इसी के बारे में बताया गया है क्योंकि यदि अपने नदियां हैं, तालाब हैं या जो जलाशय हैं, जो बावड़ियां हैं, उनको गंदा करेंगे, उसमें पानी जो पीने योग्य पानी है उसमें कपड़े धोएंगे, जीव जंतुओं को अपने नहलाते हैं, ठीक है, जैसे कोई अपने पालतू जंतु हैं या जानवर जो भी हैं उनको नहलाते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ता है या और भी जो अपने घरों में रखते हैं, या जो भैंस होती है या गाय होती है उनको नहलाते हैं, तो वो पानी दूषित हो जाता है, आप जानते हो, और ज्यादातर ऐसा गाँवों में ऐसा किया जाता है आज भी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, उस रोग को फैलने से बचने के उपाय भी कुछ दिए गए हैं, लेकिन ये 2000 के बाद कम ही सामने आया, ये चीज भी मेन है, ठीक है। और इसका रोगजनक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इतने भाग में ये बनता है, ये एक कृमि के रूप में होता है और इसका नाम ड्रैकनकुलस मेडिनस है, जो नारू रोग का रोगजनक है। बात आ गई समझ में। तो आज अपने इन चीजों का अध्ययन किया, ठीक है, और इनको आप अच्छे ढंग से क्लियर करना और समझना और इसको पढ़ना आप, ठीक है ना। और कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो नोट्स के रूप में भी उसको आप लिख लेना, रफली लिख लेना एक बार, ठीक है, और फिर आप उसको तैयार करना। एक बार समझ में नहीं है तो वीडियो को 2 बार भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपसे विदा चाहूँगा और जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम तभी आएगा जब आप वीडियो पूरे देखेंगे और आप इनको लगन से देखेंगे, अध्ययन अच्छे ढंग से करेंगे, तभी हमारी मेहनत का परिणाम आएगा और आपकी मेहनत झलकेगी, आपकी मेहनत दिखेगी कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। तो जब आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी लॉकडाउन के बाद में तो आपको इसका परिणाम नजर आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस अलग से झलकेगा कि हमने इतनी चीजें तैयार कर ली हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे इससे वंचित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे लालच मत कीजिएगा कि हम ही पढ़ लें और दूसरे को देखने को नहीं बताएं, ऐसा न हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके जो जानकारी में जो बच्चे हैं, आपकी रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं, आपके जो मित्र हैं, उनको शेयर कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो
लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद।